नमस्कार दोस्तों, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सबके साथ हूं और मैं जो आज बात करने वाला हूं उसका विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं कि दो तरह की चलती हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, एक शहरी है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करूंगा। मित्रों, जब देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए रोटी कपड़ा और मकान का नारा सब लोगों ने दिया। सारे प्रधानमंत्री आए, सारे दल और सारे नेताओं ने एक ही बात कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, सबको रोटी देना है, कपड़ा देना है और मकान देना है। इस विषय पर तमाम लोग चुनाव जीते और चुनाव जीतते रहे, आते रहे, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे। लेकिन वास्तव में मित्रों, यदि एक एक गरीब को यदि छत मुहैया किसी ने कहा है और रोटी कपड़ा और मकान के नारे को चरितार्थ किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। और पहले जैसे आप पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि बहुत पहले प्रधानमंत्री आवास आते थे तो ब्लॉक पे दो ठो चार ठो आते थे और जो प्रधान ताकतवर थे या घुसखोरी चरम पे थी, जो पैसा ज़्यादा देता था ब्लॉक के लोग उसको चेक काट कर दे देते थे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मोदी जी जब बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो चलाई तो 5 करोड़ आवास लोगों को दिए। और ये कोई छोटी बात नहीं है मित्रों। यदि आप कैलकुलेट करिए, करीब करीब 1,40,000 का 5 करोड़ में गुणा करिए, कितना पैसा गरीबों को आवास के लिए गया है। किसी एक ग्राम सभा की आप बात करेंगे तो भी आप जोड़ लेंगे। जैसे मेरी ग्राम सभा चकरा है, लगभग यहाँ 170 प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं और करीब करीब 2 करोड़ से ऊपर रुपया केवल आवास के मद में एक ग्राम सभा में मोदी सरकार के पहले टर्म में आया है। ये बड़ी बात है, कहना आसान है, 1-2 लोगों को आता था। और सरकार ने ये स्कीम में ये लागू किया कि भाई सूची बनाओ, 2018 में सूची बनाओ कि जो भी गरीब हो, कोई भी गरीब हो, किसी गरीब का आवास छूटना नहीं चाहिए। ऐसा मोदी जी ने आह्वान किया और सारे स्टेट को, सारे राज्यों को ये कहा गया कि आप अपने यहाँ से अपना लक्ष्य भेजिए। अब ग्राम सभाओं में लक्ष्य बनाने के लिए जिनका मकान नहीं है उनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बनी भी 2018 में। किसी गांव में 200, किसी गांव में 250, किसी गांव में 300, इससे कम की लिस्ट कहीं नहीं बनी। और लिस्ट बनी और लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए कागज, आधार और पासबुक भी मांगा गया। मैक्सिमम जो गरीब लोग थे उनका नाम उस सूची में शामिल हुआ। अब उनका ही छूट गया होगा। मैंने ऐसा नहीं मानता कि 100% लोग उसमें कंप्लीट हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया गया। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग छूट गए हों। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग छूटे होंगे जरूर। और अब छूटे कैसे होंगे? तो वो उनकी गंवई राजनीति में कि है हमारा गोल का ना हो, ये हमारे गोल के नहीं है, तो इन परिस्थितियों में कुछ लोगों का छूटा होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास आए, प्रथम फेज, द्वितीय फेज करके वो प्रधानमंत्री आवास 5 करोड़ ग्रामीणों को मिले और 5 करोड़ मकान बने हैं। बहुत सारे मकान थोड़े जमीन संबंधी विवादों में फंसे हुए हैं कि वहाँ पे सरकार की ये प्रायोरिटी है कि भाई आप जल्दी से जल्दी राजस्व महकमा उसको सुलटा के प्रधानमंत्री आवास को कंप्लीट करावे। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लोग हैं जो आवास के लिए तो बड़े उतावले थे और आवास चाहते भी थे, और जब आवास उनको मिल गया तो किसी ने छत, अब एक कमरे का आवास मिला, एक कमरे का आवास मिला और उन्होंने बनाया 3 कमरा, 4 कमरा, वो सारा बना दिया। तो भाई पैसा तो एक ही कमरे के लिए मिला था या जो एस्टीमेट था उसके लिए मिला था, लेकिन बड़ा बना दिया। अब वो खड़ा तो कर दिए लेकिन वो ढालने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों की संख्या होगी। फिर भी 95% आवास जो है वह धरातल पर बन चुके हैं, लोगों के हैं। प्रधानमंत्री आवास उनके घर के सामने नेम प्लेट भी लग चुका है। उसमें प्रधानमंत्री आवास में जो मूलतः ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास में जो बजट था वो आवास के लिए 1,20,000 रुपये और 90 दिन की नरेगा की मजदूरी,
तो जब 204 रुपया नरेगा की मजदूरी रही होगी तो उसमें 90 का गुणा कर लीजिए। अभी 230 रुपया है तो उसमें गुणा कर लीजिए। लगभग 18 से लेके 20,000 के बीच में ये कैलकुलेशन बैठता है कि जो लोगों को मिला है। अब वो आने का जो चरण था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। मजदूरी को लेकर के बहुत सारे लोग इसमें समझ नहीं पाए कि मेरी मजदूरी कैसे आई होगी। अब जैसे कि पहला फेज था कि आपको पहली किस्त में 40,000 रुपया आ गया। अब आपको करना क्या था? 40,000 आने के बाद आपको अपनी नींव डाल करके और नींव खड़ी कर देनी थी। अब नींव खड़ी करने में जितना खर्च 40,000 रुपये इसीलिए पहले दिया गया था कि आप नींव खड़ी कर देंगे। अब उसके साथ उतने की मजदूरी भी नरेगा के द्वारा लगाई गई और लगाने के बाद पेमेंट हुई। फिर जब आपने नींव खड़ी की, उसकी फोटो खींची गई। अब फोटो के बाद वो सेकंड किस्त आपको जारी हुई, वो थी 70,000 रुपये की। 70,000 रुपये आपको जारी हुआ और उसके बाद आपको ये था कि आप लिंटर्ड उस पर कर देंगे। और लिंटर कर देंगे और उसकी जब फोटो खींची जाएगी और उसके साथ साथ जो 70,000 आया था उसके साथ आपको 70,000 का जब आप निर्माण करा रहे थे तो जो 90 दिन की मजदूरी है वो अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। जैसे 40,000 रुपये के साथ कुछ मजदूरी थी, मैक्सिमम मजदूरी 70,000 रुपये के साथ थी। तो इन दोनों हिस्सों में धीरे करके 2 बार में वो मजदूरी आ गई। उसके बाद जो 10,000 रह गया वो था कि जब आप लिंटर करके खोल देंगे तो प्लास्टर वगैरह करा लेंगे और सामने जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपका नाम गाम और लिख लिया जाएगा। तो 10,000 रुपये उसके बाद भुगतान होगा और लास्ट में जो बची खुची मजदूरी रहेगी वो भुगतान हो जाएगी। अब इसमें ये तो सरकार की मंशा थी कि आपको लगभग 1,20 वो 20 ये 1,40,000 रुपये गवर्नमेंट ने आपको मोदी जी ने दिया। ये न तो किसी प्रधान ने दिया न तो किसी और लोगों ने दिया, ये सीधे सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लोगों को दिया। अब इसमें अब आप कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार हुए होंगे। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हुए हैं। कुछ छोटे मोटे भ्रष्टाचार हुए, जैसे सेक्रेटरी कुछ थोड़ा मोड़ा, कहीं कुछ जगह प्रधान थोड़ा मोड़ा, उनकी डिमांड रही होगी, कुछ अपना लेन देन किए होंगे, लेकिन उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था। जल्दी में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने पहले बार में नरेगा में बहुत सारे लोगों का यदि जॉब कार्ड नहीं था तो किसी दूसरे के जॉब कार्ड भी डाल दिए थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वो मजदूरी उस जॉब कार्ड में चली गई। मेरा आग्रह है, बहुत सारे लोग अभी भटक रहे हैं, मेरा डीपीआरओ महोदय से, खंड विकास अधिकारी महोदयों से, जिला विकास अधिकारी महोदयों से और मुख्य विकास अधिकारी महोदय से, यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय से भी आग्रह है कि ऐसे बहुत सारे लोग भटक रहे हैं जिनका मजदूरी अभी नहीं गई है और वह फॉल्ट केवल और केवल कंप्यूटर बाबू जो बैठे हैं ब्लॉक पर, और वो लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जल्दी से जल्दी करने के लिए, और ऊपर से दबाव आया तो इस तरह के फॉल्ट कर दिए। अब इस फॉल्ट में तमाम लोग पिस रहे हैं। प्रधान के यहाँ लोग दौड़ रहे हैं, सेक्रेटरी के यहाँ लोग दौड़ रहे हैं, सेक्रेटरी के यहाँ कम दौड़ रहे हैं, ज़्यादातर प्रधान के यहाँ ही लोग दौड़ते हैं कि भाई हमारी मजदूरी नहीं आई। तो मेरा आग्रह है कि एक बार इसको रिव्यू किया जाए, देखा जाए कि जिन लोगों की मजदूरी नहीं गई है आवास की, उनको तत्काल दूसरे के यदि खाते में आपने भेज दिया या दूसरे जगह पे भेज दिया है तो उनको ठीक करा करके भेजा जाए। मेरा ऐसा सुझाव है, क्योंकि गरीब लोग बार बार भटक रहे हैं, प्रधान जी के यहाँ दौड़ रहे हैं, ब्लॉक पे वो जा नहीं पा रहे हैं, जाते भी हैं तो समुचित उत्तर नहीं मिलता। बाबू लोग घुमा के भेज देते हैं कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो नेट नहीं चल रहा है, तो सर्वर नहीं चल रहा है। ये सब सारी चीज़ें वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है और इस नाते लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक और खुशखबरी है, मोदी सरकार फिर से जब नई बार बनी है तो गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें 2 करोड़, छोटे मोटे नहीं है भैया, 2 करोड़ नए आवास सैंक्शन करने जा रही है। ग्राम सभाओं पर इसके लिए रफली सूची मांगी गई थी तो लोगों ने बना दे दी थी।
थोड़े से नियम के ऊपर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। नियम यह है कि आपका 6 फीट की से ऊपर की दीवार नहीं होनी चाहिए और आपकी कच्चे की दीवार होनी चाहिए, खपड़ेले की दीवार होनी चाहिए। मेरा आग्रह है अधिकारियों से, भाई आप ये समझिए कि गरीब से गरीब भी आदमी है तो इधर उधर से कर्जा गुलाम खोज के या मजदूरी करके भी ईंट जोड़ करके 4 इंची की ईंट जोड़ के करकट डाल लिया है। तो ऐसे लोगों का दोहन न हो, यह भी उसके पात्र हैं, यह भी उसके पात्र हैं। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे निहायत गरीब हैं, बहुत पहले की कभी इंदिरा आवास मिल गया, वो 25-30 हजार रुपये पता नहीं वो उसमें कितना पाए थे लोग, वो उन आवासों के हालत ये है कि इतने जर्जर हैं तो लिंटर, लेकिन इतने जर्जर हैं कि वो मिट्टी के मकान से भी भयावह हैं। किसी दिन बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि निहायत गरीब हैं, उनकी आय एकदम नहीं है, वो बनवा नहीं सकते हैं और जर्जर भवन है, ढहने लायक है, उनको भी ग्रामीण आवास में शामिल किया जाए, क्योंकि वो अभी पात्र हैं। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो बना सकते हैं, न उसको तोड़ सकते हैं। और ऐसे कई आवासों को मैं जानता हूँ, भविष्य में आने वाले समय में उनकी फ़ोटो भी मैं जारी करूँगा। और वो निहायत गरीब हैं और वो उसके पात्र हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा। ये नियम के कारण, ऐसा नियम के कारण हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि इस नियम को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनके लिंटर तो हैं लेकिन वो एकदम फंस गए हैं या फंसने की स्थिति में, किसी दिन कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी प्राकृतिक आपदा का लोग शिकार हो सकते हैं, जनहानि भी हो सकती है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, वो लोग भी छूटे हुए हैं क्योंकि उनके लिए कोई नियमावली नहीं बनी है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, योगी जी को। 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास नए स्वीकृत होने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा गंवई राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मोदी जी हैं तो चिंता कर रहे हैं गरीबों की। हो सकता है कि कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इस बात पर उसकी नज़र ही न जाए और इस तरह से गांव सभा वाइज सूची बना करके और गरीबों का आवास देने की योजना ही न चले, तो जो भी गांव में गरीब गुरबे छूट गए हैं गंवई राजनीति की वजह से, इस बार वो गंवई राजनीति का शिकार न हो। प्रशासनिक अधिकारी केवल प्रधान पर निर्भर न हो, जो कर्मचारी हैं। प्रधान, मैं ये नहीं कहता कि प्रधान गलत काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि गंवई राजनीति के चक्कर में, प्रतिद्वंदिता के कारण, गोल गुलैती के कारण वो ऐसे लोगों का आवास में नाम छोड़ दें जो निहायत गरीब हैं। तो यदि छूटता है तो इसकी जवाबदेही तय की जाए और रिव्यू किया जाए। और एक और मेरा आग्रह है, एक बार 2018 में सूची बनी और 5 साल तक उसमें नाम कट सकता था लेकिन जुट नहीं सकता था। ये थोड़ा सा विडंबना है भाई। यदि किसी अपात्र को आप काट रहे हैं तो कोई ऐसा पात्र यदि है तो उसको जोड़ना भी चाहिए। ये मुझे एक कमी लगी है और मैं पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ग्रामीण आवास के संबंध में भेजूंगा। जो उसमें कमी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके संबंध में कि ये चीज़ रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, सचिव महोदय हैं या प्रधान जी लोग हैं, आपसे आग्रह है कि भाई तमाम योजनाएं हैं जिसमें आप कमाते हैं, आवास बहुत गरीब तबके के लोगों को मिलता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग यदि इसमें एक जनसेवा का रूप अपना लें और माने कि हाँ मुझे इसमें कमाना नहीं है, तो निश्चित तौर पर अच्छे आवास बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जितनी मेरी जानकारी थी आप सभी से साझा किया और बहुत जल्द गाँव में 2 करोड़ नए आवास बनने जा रहे हैं। जो हमारे भाई छूटे हुए हैं उनका नाम उसमें शामिल होने जा रहा है। जब होता है तो थोड़ा एक बार पुनः कहूँगा, राजनीति से ऊपर कर राष्ट्र नीति अपनाने की आवश्यकता है। किसी गरीब का छूटे न, ऐसी सूची बनाने की आवश्यकता है। तभी सरकार के नॉलेज में सही जाएगा
हाँ, मैं ये कहूँगा कि अपात्र व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए। पिछले समय में प्रधान लोगों के कारण, सचिव लोगों के कारण, सेक्रेटरी लोगों के कारण बहुत सारे अपात्रों को भी आवास मिला है, जिसका विस्तृत वर्णन मैं नहीं करना चाहता। कोई यदि दावा करेगा तो मैं दिखा भी दूंगा कि अपात्रों को भी मिल चुका है, तो उनको नहीं मिलना चाहिए। और ये एक बात और मैं कहूँगा, मोदी जी तो वहाँ से दे रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जोगी जी तो लागू कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन मित्रों किसी ग्राम सभा में जाकर के मोदी जी और जोगी जी आवास की सूची नहीं बनाएंगे। आवास की सूची उस ग्राम सभा का सेक्रेटरी प्रधान के सहयोग से ही बनेगी, और वही उस गांव के मोदी और जोगी हैं। और यदि किसी गरीब गुरबे का आवास में नाम छूटता है तो सीधे सीधे वो जिम्मेदार हैं, या आज तक छूटा है तो सीधे सीधे तक उनकी जवाबदेही है। और मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का जवाबदेही तय हो। किसी गरीब का छूटा है तो आखिर क्यों छूटा है, और किसी गरीब का कट रहा है तो आखिर क्यों कटा है। यदि वो पात्र है और पात्र व्यक्ति का क्यों आवास में से नाम कट गया भाई, तो यह एक तो बड़ा ही माने कठिन विषय है। और इस सरकार में जो गरीबों की सरकार है, मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं और वो सोच करके सबको आवास देने का काम कर रहे हैं, तो इस पर वो जिले स्तर के जो अधिकारी हैं वो नज़र नहीं रखते हैं। और मेरा आग्रह तो अपनी पार्टी से भी है, भाई मोदी जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं, नेता हैं, वो आवास दे रहे हैं और उनका नाम नहीं हो पाता है, तो हमारी पार्टी इस पर एक सिस्टम बनाए। गांव-गांव जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, सेक्टर के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, जिले के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी तय की जाए। इनको भी लगाया जाए कि आए चेक करेंगे किसी गरीब गुरबे का आवास तो छूटा नहीं है, किसी गरीब गुरबे का शौचालय छूटा तो नहीं है। यदि छूटा है तो अभियान चला करके उसको दबाव बना करके प्रशासनिक अधिकारियों पर, यदि वो वास्तव में पात्र है और छूट रहा है गंवई राजनीति में, तो उसका नाम शामिल होना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहभागिता होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के लोग तमाम प्रधान और सेक्रेटरी, तमाम विपक्ष के प्रधान और सेक्रेटरी हैं जो जानबूझ करके ऐसे लोगों को, ऐसे पात्र व्यक्तियों को छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, मोदी जी को, योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगाया जाए। और दूसरा चीज़ कि उनको ये पावर दिया जाए और डीपीआरओ और सीडीओ को दबाव बना करके सरकार की तरफ से, जोगी जी की तरफ से बोला जाए कि नहीं, यदि कार्यकर्ता बताता है कि नहीं फला गांव में पात्र व्यक्ति है तो उसकी बड़े अधिकारी जांच करें और जवाबदेही तय हो। और वहाँ के लोकल के जो कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर यदि छूटा हुआ है नाम है और छूटा है तो जिले स्तर से उन पर कार्रवाई हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आपको अवगत कराया कि फलाना जगह पर जो है एक पात्र व्यक्ति है और उसका नाम नहीं शामिल है, तो नियम की जिलेबी न बनाई जाए, तुरंत उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए उस जो है सेक्रेटरी पर, उस सचिव पर, कि तुमने जो है कि नहीं ये गलत काम किया है, प्रधान के दबाव में आकर के इसका नाम शामिल नहीं हुआ है, या प्रधान के दबाव में आकर इन अपात्र व्यक्तियों का नाम शामिल हुआ है। तो इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि ये अब आने वाला समय 2027 का है और बहुत कम समय बच गया है, और लोगों का काम जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक पुनः जो है हम मजबूती के साथ डट नहीं पाएंगे। जनता के साथ हमको जुड़ना होगा। पार्टी के सांगठनिक कार्य तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसको तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ जनहित के जो मुद्दे हैं उसके साथ जुड़ना है। उसमें शौचालय है, उसमें आवास है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। बहुत सारे लोगों को मैं जान रहा हूँ जिनकी किसान सम्मान निधि को लेखपाल लोगों ने लटका रखा है, नो लैंड दिखा दिया है। उनके पास लैंड है लेकिन लैंड ने नो लैंड दिखा दिया है। टेक्निकल फॉल्ट से राजस्व गाँव का नाम 2-1 है तो इस गाँव का उस गाँव में, उस गाँव का इस गाँव में भेज दिया गया है। तो मेरा आग्रह है कि इन त्रुटियों को दूर करते हुए और तत्काल फौरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबलता देते हुए, और किसी गरीब का नाम न छूटे। यदि कार्यकर्ता अपने पैड पर किसी गरीब का नाम देता है वह अधिकारी के यहाँ कि हाँ ये पात्र हैं, उनका नहीं, तुरंत जांच करवा के उनकी शामिल की जाए। और उसके बाद पुनः वो बताता है कि नहीं जांच तो हुई लेकिन पात्र था और इसने अपात्र कर दिया, तो ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आग्रह है मोदी जी से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, आप सभी बहुत ईमानदार हैं, कोई माई का लाल इस पर दाग नहीं लगा सकता, लेकिन नीचे के जो कर्मचारी हैं ये ईमानदार नहीं हैं, ये आज भी भ्रष्ट हैं, ये समाजवादी पैटर्न से उबर नहीं पाए हैं, जो समाजवादी कल्चर है उससे उभरे नहीं हैं, ये आज भी पैसे के पीछे
किसी भी गरीब का नाम काट सकते हैं। ऐसे सैकड़ों गरीबों का नाम मैं कम से कम 10-20 का तो जानता ही हूँ। और इस बार देख रहा हूँ यदि शामिल नहीं होगा तो मैं उनके घर पर जाकर वीडियो भी बनाऊंगा, उनकी कंप्लेन भी कराऊंगा। इसलिए मेरे अगल बगल के गांव के लोग, सेक्रेटरी तो ये सतर्क हो जाएं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और 29 तारीख से विशेष अभियान चल रहा है कि गांव में जाना है और शौचालय का फार्म भरवाना है। और मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी ग्राम सभा में कि कोई सेक्रेटरी जाकर गांव गांव में घर डोर टू डोर घूमा है और देखा है कि किसका शौचालय नहीं है, और नहीं है तो उनका फार्म भरवाया जाए। ऐसी कोई सूचना भी मिल नहीं रही है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैं मोदी जी का, योगी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारी गरीबों को आपने आवास दिया। बहुत सारी माताएं आपको दुआएं देंगी, बहनें आपको राखी बांधेंगी, आपको दीर्घायु होने की कामना करेंगी। परंतु जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। इनको करते हुए आप आगे बढ़ें, निरंतर बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी 2027 में पुनः आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों के बीच में हूं। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो गरीब, लाचार, बेबस ऐसे लोगों के लिए है जिनका अब तक रहने के लिए छत पर छत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही केवल सोच सकते हैं, और उन्होंने सोचा भी है। और हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिले, इसके लिए 3.0 की शुरुआत कर दी है। क्योंकि 2.0 तो पहले से ही मोदी जी चल रहा था उनका। जब वो 2022 तक ये लक्ष्य किए थे कि कोई भी गरीब ऐसा न बचे जिसको प्रधानमंत्री आवास न मिले, जिसके ऊपर छत न लगे और जो चैन से सो न सके, जो सुरक्षित न रह सके, ऐसे व्यक्तियों का चयन ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक लेके कर दिया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग, परिवार छूटे हुए हैं जो गरीब हैं, गरीब तबके से जुड़े हैं, जिनके कच्चे मकान हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए 3.0 मोदी सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 3.0 की शुरुआत कर दी गई है। और यह बात आते हुए आप सभी को अपार हर्ष और खुशी हो रही है कि इसमें आप अपनी सहभागिता लेके अपने कच्चे मकान को पक्का मकान में तब्दील कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप बात करना चाहूँगा आवास से संबंधित प्रारंभ की और उसके इतिहास की। जब देश गुलाम था, आज़ादी मिली 1947 में, और जब आज़ादी मिली तो उसी समय बंटवारे का दंश भी भारत ने झेला। और उसमें काफ़ी लोग बेघर हुए, लाखों लाख लोग बेघर हुए, और उनको रहने के लिए छत नहीं थे। वह उनका कोई स्थान अस्थाई निश्चित नहीं था। वो भूमिहीन थे, बेघर थे। और उनके लिए गरीब जो लोग थे उनके लिए आवास की योजना और पुनर्वास की योजना लेकर के तत्कालीन सरकार आई। और 1947 से लेकर 1960 तक वह पुनर्वास योजना चली। और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को आवास दिया गया। 5 लाख लोगों को आवास दिया गया 1960 तक, 1947 से। उसके बाद सामुदायिक विकास आंदोलन हुआ। उसमें ये 1957 के नियर अबाउट, और ये चला लगभग 1975 तक। और उसमें 5,000 रुपये का ऋण दिलाया जाता था बैंकों से कि आप 5,000 ऋण ले लीजिए और अपना पक्का मकान बना लीजिए, और धीरे धीरे उसको चुकता करते रहिएगा। मतलब आपको कोई सहायता राशि नहीं दी जाती थी, ऋण उपलब्ध कराया जाता था। ये चला 1975 तक, और मात्र 67,000 लोगों ने इसका लाभ लिया। 67,000 लोगों ने, यानी 1 लाख भी नहीं हुए। उसके बाद बंधुआ मजदूर, SC ST, इन सब के लिए, जो बंधुआ मजदूर मुक्त हुए थे, इन सब के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम चलाया। और इस योजना के अंतर्गत चली लगभग 1990 तक। और जो सफलता इस योजना को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। बहुत कम मात्रा में लोगों का इसमें आवास बन पाए। फिर उसके बाद आया प्रधानमंत्री आवास योजना का दौर। उसमें ग्रामीण, शहरी चलते रहा और आवास बनते रहे। 70,000
नॉर्मल मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीणों को दिए जाते थे, 75,000 पहाड़ी क्षेत्रों में दिए जाते थे। लेकिन व्यापक मामले में हर व्यक्ति को आवास मिल जाए, ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा कब हुआ? जब मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने हर घर को छत अभियान चलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी मिलाकर 5 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और निर्धारित ही नहीं किया गया, उसके क्रियान्वयन के लिए हर ग्राम सभाओं को, हर वार्ड को ये चिन्हित किया गया कि शहरों में किसी वार्ड में कोई भी जिसका मकान नहीं है, जिसका घर नहीं है, वह छूटे नहीं। और देहात में हर ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया और वहाँ पर ये हुआ कि आप जो है अपना चयन करिए, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जो बेघर है, जो निराश्रित है, जिसके पास वो छत विहीन है, ऐसा कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। और ये लक्ष्य तय किया गया कि 2022 तक सारे व्यक्ति को छत मुहैया कराई जाएगी। और 100% वह लक्ष्य मोदी जी की सरकार ने साबित भी कर लिया और उसको बनवा भी दिया। मित्रों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं कि जो मोदी सरकार 3.0 आई है, तो मोदी जी ने ये तय किया है कि 2022 तक जितने भी आवास बने, हो सकता है उसमें अभी भी कुछ लोग छूटे हों, तो जो लोग छूटे हैं ऐसे सभी व्यक्तियों को आवास देने के लिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, मोदी जी ने अभियान चलाया है। और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी जो बजट पास हुआ है उसमें 3 करोड़ बेघर लोगों का आवास बनने जा रहा है। 3 करोड़ लोगों का, बेघर लोगों का आवास बनेगा। मित्रों, 3 करोड़ लोगों का आवास बनेगा। यानी मोदी जी ने तय कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अब तक आवास में नहीं बन पाया है या उनका नाम छूटा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को पुनः एक बार सूची बनाई जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि पिछले समय जब मोदी 2.0 थे, दूसरी बार गवर्नमेंट का समय चल रहा था, तो लास्ट में सरकार ने एक आंकड़ा मांगा था हर जगह से, हर ग्राम पंचायत से, कि आपके यहाँ लगभग अभी कितने ऐसे व्यक्ति रह गए हैं जिनको अभी आवास उपलब्ध नहीं हुए। और हर ग्राम पंचायत ने वह आंकड़ा भेजा भी, रफली पन्ने पे बनाया भी। और उसी आंकड़े के हिसाब से सरकार ने 3 करोड़ बेघर लोगों के आवास का लक्ष्य रखा है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले भी तमाम गवर्नमेंट थी, क्या इस तरह से विस्तृत रूप से क्या आपको स्कीम्स नहीं बनानी थी? क्या आपको योजना लोगों को नहीं पहुंचानी थी, योजना का लाभ? ये सोचनीय विषय आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। अब विषय आती है प्रधानमंत्री आवास योजना किसे मिले। तो सबसे सिंपल बात है कि भाई सबसे पहले तो लोग यही कहेंगे कि वह व्यक्ति गरीब होना चाहिए। अब गरीबी कैसे निर्धारण होगी? तो ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आय 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है। समझ में आ गई बात? दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को भी लाभ दिलाना है जो भूमिहीन हैं। तो आप कहेंगे भैया ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन हैं तो उनका आवास बनेगा कैसे? तो इसके बारे में आप
आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। हर ग्राम सभाओं में, मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि हर ग्राम सभाओं में बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं। ऐसे लोगों के भी मकान बनने हैं। अब बात आती है कि भाई कच्चा मकान है और उनको तो 2 कमरों का या 3 कमरों का यदि आपका कच्चा मकान है तो आपका भी आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आपका भी बनेगा, ये निश्चित तौर पर, इसको कोई रोक नहीं पाएगा मित्रों। ये बनना, ये पात्रता है। लेकिन मेरी एक डिमांड है। डिमांड ये है कि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू आदि से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, मजदूरी करके, और कुछ नहीं किया है तो कम से कम ईंट से दीवार जोड़ के कटरैन वगैरह लोहे का टीन शेड रख दिया है। ऐसे व्यक्तियों को भी मेरा आपसे आग्रह है, आप सभी से आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों को भी उस सूची में रखना चाहिए। और तमाम सचिव और प्रधान जी लोग किचकिच करते हैं इन विषयों पे। भाई आज योजना चल रही है, आज उनको लाभ मिल जाएगा तो ठीक है, कल उनको लाभ नहीं मिल पाएगा और पता नहीं कौन सी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, और ऐसी स्कीम्स बनेंगी नहीं बनेंगी, तो फिर उन गरीबों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा आप सभी से, सभी सचिव साहबान लोगों से, प्रधान जी लोगों से आग्रह है कि आप सभी उन गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ बनिए, उनकी दर्द बनिए। जनता ने प्रधान जी लोगों को सेवा करने का एक अवसर दिया है। आज आपके अवसर है, आपके पास अवसर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अस्थाई हूं, तो कोई प्रधान ये मत सोचे कि मैं अस्थाई हूं। और देखो भाई, ये कहना कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये है वो है, ये फलाना ढिंका, ये सब बकवास है। जो लोग प्रधानी की राजनीति कर लिए हैं उनसे अब जीवन भर दूसरा काम तो होने वाला नहीं है। वह तो करेंगे ही करेंगे, तो क्यों ना अच्छा काम किया जाए। और जनता के द्वारा कुछ लोगों की मनोभावना ये रहती है कि कितना हो कर लो, जनता खुश नहीं होगी। अरे भाई, करोगे तो परफॉर्मेंस बेस्ड चर्चा होगी जब तुम नहीं रहोगे तब, किए रहोगे तब। जब सत्ता पक्ष में आप रहोगे तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी रहती है, आपके खिलाफ माहौल बनता है। क्यों? क्योंकि आप सभी के भावनाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन आपको प्राथमिकता के आधार पर जो गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम हैं, उनकी मदद करना चाहिए, उनके प्रति आगे आना चाहिए। और जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, भाई पढ़ लिख के आप लोग नौकरी पाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आपको तनख्वाह देती है, और भी तमाम प्रकार के आपके पास स्रोत हैं जिसकी मैं चर्चा लाइव आकर नहीं करूंगा। आप लोगों से भी अपेक्षा यही है और आशा करता हूं कि भाई आप सभी भी जो है थोड़ा कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रिक्ट मत होइए। क्योंकि देखिए, अब ऐसे आप खोजेंगे तो मिट्टी के मकान वाले तो कम ही लोग मिलेंगे, कटरैन ही ज़्यादा मिलेंगे। तो आप उसमें उस हिसाब से तो उनको गलत कर देंगे, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोगों का भी चयन होना चाहिए। दूसरा एक मैं कह रहा था कि देखिए, हर ग्राम सभाओं में बहुत पहले समय के इंदिरा आवास में बहुत कम राशि मिलती थी और जर्जर हो गए हैं भवन, और संभवतः वो टूट मने आपको यदि उसमें किसी सेक्रेटरी प्रधान को ले जाकर रख दिया जाए या उच्चाधिकारी को रख दिया जाएगा तो भाग चलेंगे, वो टिकेंगे नहीं। ऐसे जर्जर भवन भी पड़े हुए हैं ग्राम सभाओं में, उनके लिए गवर्नमेंट कोई नियम ही नहीं बनाई है। तो मेरा आग्रह है ऐसे सभी से कि उनके लिए, उनको भी आप चिन्हित करिए। ऐसे बहुत सारे गांव में, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1-2 आपको मिल जाएंगे, और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बना पाएं, किसी दिन दब के बेचारे मर जाएंगे, बड़ी बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। ऐसा मत करिए, उनका भी आवास में नाम सम्मिलित कराइए। अब कैसे कर होगा ये हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं।
अब 2018 में जब सूची बनी प्रधानमंत्री आवास की, तो उस सूची में सूची तो बन गई। अब मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 200-250 सूची बन गई, तो भाई सूची बन गई तो पहले किसको दिया जाएगा? तो सरकार ने उसके लिए भी प्राथमिकता तय कर दिया कि सबसे पहले अनुसूचित जाति को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, SC। अनुसूचित जाति में तमाम जातियां हैं, आप सभी जानते हैं, जो हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, जो आदिवासी जातियां थीं, उनको जनजाति को दिया जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। और उसके बाद चौथी जो कैटेगरी बनी वो अन्य की बनी। अन्य में OBC, जनरल सब लोग आएंगे। मैक्सिमम OBC ही हैं, जनरलों की संख्या तो बहुत कम मात्रा में है, जिनको प्रधानमंत्री आवास 1, 2, 4 किसी गांव में मिल गए हों तो मिल गए, इससे ज़्यादा जनरल में है नहीं, लेकिन उनको भी मिला है। ऐसे प्राथमिकता तय की गई। और दूसरी प्राथमिकता भी उसमें है कि जो सशस्त्र बल के लोग हैं, उनकी विधवाएं हैं और गरीब हैं, या कुछ ऐसे युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह वगैरह हैं, या कोई गांव में परित्याग महिला है या विधवा महिला है, या किसी कई एक ही मात्र बेटी है, तो उसका चयन पहले होगा। मतलब इन जातियों के चयन के साथ साथ ये अभी देखना है। और अब तो शायद कोरोना वाला भी उसमें, कोरोना के काल में जो लोग मरे हैं उनका भी जुट गया है प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में। ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि भाई मिलता क्या है? बहुत मिलता है साहब। पहले क्या मिलता था? अब आप सोच लीजिए कि 1975 वगैरह में 5,000 रुपए का ऋण दिया जाता था। ऋण, कर्जा आपको बैंक से दिलवाया जाता था कि नहीं आप भैया आप आवास बना लो, ये था। फिर जब इंदिरा आवास आया तो 30,000 रुपए हुए। 30,000 में आपको भवन बनाना है। फिर प्रधानमंत्री आवास आया तो मोदी सरकार के आने के पहले सामान्य क्षेत्रों में, ग्रामीण के मैदानी भागों में 70,000 रुपए और पहाड़ी भागों में 75,000 रुपए थे। वो भी खाते में नहीं आते थे, तमाम प्रकार के उसमें बांडेशन थे, सीधे आपके खाते में नहीं आते थे। तो अब उसमें आवास बनाने थे। मोदी जी जब आए तो इन्होंने पता है क्या दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना में? सबसे पहले तो 1,20,000 रुपए सहयोग राशि दी आपको मकान बनाने के लिए। रुको जरा, इतना ही नहीं है। 1,20,000 के साथ साथ भाइयों समझिएगा, 90 दिन की मजदूरी, 90 दिन की मजदूरी भी आपको दी है। अब मजदूरी कैसे काउंट करेंगे? जोड़ लीजिए। आज नरेगा की मजदूरी कितनी है? 230 रुपए। कितनी है? 230 रुपए। और 230 गुणे 90 करेंगे तो ये हो जाता है 20,700 रुपए। ये भी आपको मिलेगा। इसके साथ और एक चीज मिलेगा, वो है शौचालय का 12,000 रुपए। शौचालय का 12,000 रुपए। कुल टोटल रकम होती है 1,52,700 रुपए। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में नकद राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में हर घर जल योजना के अंतर्गत, जल नल योजना के अंतर्गत आपको मुफ्त में पानी का कनेक्शन, साथ में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस कनेक्शन भी दिया जा रहा है।
अब ये अलग बात है कि इसको दिलाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर है। आवेदन कराना, उनके पीछे लगे रहना, ये ग्राम पंचायतों का कर्तव्य है कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ पाया है तो हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी, हमारे ग्राम सभा के में निवास करने वाले तमाम अधिकारी हैं। अब अधिकारी में आप जोड़ लीजिए, ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, नहीं तो ग्राम विकास अधिकारी होंगे, यानी सचिव, सेक्रेटरी जिसको आप बोलते हैं। साथ में हर ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक नियुक्त हैं, नरेगा वाले। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर कम अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया है। इन सब की जिम्मेदारी है कि आपको ये लोग इन सारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। अभी अलग बात है कि ये लाभ कितना दिला पाते हैं, कितना देते हैं, क्योंकि जब राजनीति सेवा भाव से होगी, जब काम सेवा के लिए होगा, और मित्रों जब देश को जरूरत थी तो आंदोलन हुए। वर्तमान समय में कोई गांधी नहीं बन सकता, कोई भगत सिंह नहीं बन सकता, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकता, लेकिन राष्ट्र की सेवा कर सकता है। और वो ऐसे कर सकता है कि जो प्रधान जी लोग चुने हैं वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वो वास्तव में एक ग्राम सभा को एक विकसित ग्राम बना करके वह चाहे तो राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। यही गांधीगिरी होगी, यही भगत जी की सेवा होगी। वो बॉर्डर पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने में, उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको सरकार तनख्वाह देती है, पेमेंट देती है। भाई प्रधान को तो मानदेय 5,000 रुपया मिलता है, सेक्रेटरी की तनख्वाह तो बहुत है, लेकिन आपको तनख्वाह मिलती है। और आप सभी ये चाहें कि हम गरीबों की मदद करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई आप सेवा करने के लिए आए होंगे तब। दूसरा बात भाइयों, ये जो पैसे हैं मिलते कैसे? जैसे जो 1,20,000 रुपया है जो गवर्नमेंट देती है, वो एक बार में आपको नहीं देती। सबसे पहली किस्त 40,000 रुपये की आपके खाते में आएगी। आपका जब चयन हो जाएगा और सब कुछ ओके हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खाते में फीड हो जाएगा, तो आपको वो 40,000 की पहली किस्त आ जाएगी। तो मैं कह रहा था कि जब बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा तो 40,000 की पहली किस्त आ जाती है। अब वो जो 40,000 की पहली किस्त आपकी आएगी तो आपको न्यू भरना है, उसको न्यू भर देना है। न्यू भर के थोड़ा एक आध 2-4 रद्दा आप जोड़ देंगे, थोड़ा मिट्टी उट्टी पाट के ऐसा लगे कि हाँ आपने काम करा है, वो आ जाता है। उसके बाद 70,000 रुपये जो आएगा वो आप लिंटर करा लेंगे, तब तक सेकंड किस्त आपको दे दी जाएगी और आप 70,000 रुपये आपको आ जाएगा। न्यू भरने के बाद 40,000 से आपने न्यू भर दिया, फिर 70,000 रुपये आपको आ जाएगा। अब आपको लिंटर्ड करा देना है। एरिया कितना है अभी उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं। पहले 20 वर्ग मीटर था, अब 25 वर्ग मीटर है, यानी 25 मीटर चारों तरफ से आप ले सकते हैं मकान को। उसके बाद जब 70,000 आ जाएगा तो आपको लिंटर वगैरह करा देना है। लिंटर वगैरह जब करा देंगे तो जो बची हुई 10,000 की राशि है वो भी आपके खाते में आ जाएगी। अब बात आती है कि जो 20,700 नरेगा की मजदूरी है वो कैसे आएगी। तो मित्रों वो चरणबद्ध तरीके से उसी अकाउंट में आते रहती है। जैसे जब आप न्यू भर देंगे तो वहाँ फीड हो जाएगा, उतने दिनों की मजदूरी लगभग 4-5 हज़ार रुपये आ जाएगी। फिर जब आप लिंटर्ड कर देंगे तो लगभग मान के चलिए कि 12-14 हज़ार रुपये फिर आपका आ जाएगा। जो शेष बचा रहता है, आप लिंटर के बाद जब लास्ट फीडिंग होती है तो जो बचा खुचा है वो भी आ जाता है, वो उसी के अकाउंट में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये जान नहीं पाते हैं, इस नाते उनको ये थोड़ा तकलीफ होती है, थोड़ा दिक्कत होती है। अब आवेदन कैसे करें, अब मानक क्या रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में? तो ग्रामीण क्षेत्र में मित्रों जो मानक है वो है लगभग 25 वर्ग मीटर।
पहले ये 20 वर्ग मीटर था, अब ये 25 वर्ग मीटर हो गया है। तो वो आप मानक थोड़ा कम बेसी भी चलता है, क्योंकि भाई अब देहात में एकदम उसी मानक की तो ज़मीनें मिलेंगी नहीं किसी के पास। तो जो भी मानक है उसी के हिसाब से एस्टीमेट बना करके काम कराया जाता है। आवेदन कैसे करें? ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले डाटा ग्राम मांगती है गवर्नमेंट, फिर उसके बाद जब ऑनलाइन करना होगा तो जिनका सूची में जो चयन हो जाएगा कि हाँ ये लोग पात्र हैं, तो उनका चयन करने के लिए एक आवास प्लस ऐप है, आवास प्लस। उसका आईडी और पासवर्ड हर सेक्रेटरी यानी कि सचिव को मिलता है, और उस सचिव को किस ग्राम सभा में किसका कौन पात्र है, जिनका फोटो खींचना है वो खींचेंगे। अब फोटो कैसे खींचेंगे? वो मौके पे जाएंगे, लोकेशन अपना ऑन करेंगे, अक्षांश देशांतर के साथ, अक्षांश देशांतर के साथ आपका जो मकान है, जो कच्चा मकान है, जो मड़ई है, जो टाटी है, जो उसका वो वहीं पे फोटो खींचेंगे, और आपके पूरा नाम, पता, मोबाइल वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब वहीं ऑन दी स्पॉट उसको भरना होता है। ऑन दी स्पॉट उसको भरना होता है, उसमें कहीं इबट नहीं, वो ऑन द स्पॉट भरना होता है, और वहीं उसको लोग भरते भी। दूसरा एक था कि शौचालय। मित्रों मैंने तो बता दिया, लेकिन शौचालय के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। अपना आधार और पासबुक लेकर के मोबाइल नंबर के साथ नज़दीकी जो भी जनसेवा केंद्र है, जिनको आवास मिला है वो पात्र हैं उसके, उनका कटेगा ही नहीं कटेगा। यदि आपका शौचालय नहीं है तो आपको 100% मिलेगा। आप नज़दीक के जनसेवा केंद्र पे जाइए, सीधे ऑनलाइन करा दीजिए। स्वच्छ भारत मिशन का पोर्टल है, उस पर वो ऑनलाइन हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ऑनलाइन करा के छोड़ दीजिए, आपका 12,000 रुपये, वो भी 6,000 पहली किस्त, फिर सेकंड किस्त 6,000 की आती है, आप अपना शौचालय बनवा लेंगे। तो मित्रों, आवास के संबंध में आप सभी को मैं जानकारी दे रहा था, जो मेरी जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा की है। आशा और विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होंगी तो अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक चैनल दोनों का नाम एक ही है, जलस सिंह, उसको फॉलो करके अधिक से अधिक मनोबल बढ़ाएं। एक लाइक कर दें, एक खूबसूरत सा कमेंट कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे, और अच्छी से अच्छी जानकारी प्रधानमंत्री सरकार की और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं उसके बारे में मैं लाता रहूं आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक नए ब्लॉग में आप सभी के साथ हूं, और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी के बीच में चर्चा करूंगा। वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के संबंध में आप के बीच में मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मोदी सरकार जो इसके पहले सत्र में आई थी, तो उसने 5 करोड़ गरीबों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनवाए थे, भारी संख्या में लोगों को लाभ दिलाया था। लेकिन अभी जब तीसरी टर्म में 3.0 मोदी जी जो आए हैं, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी पर मैं अभी तत्काल में बात करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, क्षेत्र कोई हो, यदि किसी गरीब के बारे में कोई सोच सकता है तो मात्र एक नेता इस भारत में है, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, आप कल्पना करिए, केवल कल्पना करिए,
कभी किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की योजना बनाई होगी कि तय करो किसी ग्राम सभा में कि कोई घर बेघर न हो, तय करो किसी ग्राम सभा में कि कोई व्यक्ति बिना शौचालय के, कोई घर ऐसा ना हो जिसमें शौचालय न हो, गैस का कनेक्शन न हो, उसके घर में पानी की व्यवस्था न हो। आपके पानी के लिए, आपके बिजली के लिए, आपके गैस के लिए, आपके आवास के लिए, आपके शौचालय के लिए और आपके राशन के लिए कोई यदि सोचता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड और यंत्रों पे अनुदान, कोई सोचता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजली बिल जीरो आए और हर घर सौर ऊर्जा कोई चलाता है, सूर्य ग्राम की योजना कोई चलाता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके गांव में समुचित पानी का प्रबंधन हो, इसके लिए अमृत सरोवर योजना कोई चलाता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी को कोटि से अभिनंदन है। उनकी सरकार आने के बाद 2015 में 25 जून को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का संचालन प्रारंभ हुआ और ऐसे गरीब गुरबे जो दबे कुचले हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, बेघर हैं, उन सारे लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य चलाया। अब उसमें 3 तरह के आवास दिए जा रहे हैं। अब कहेंगे 3 तरह क्या भाई? मैं 3 तरह नहीं है तो एक ही तरह, लेकिन आपको उसमें मैं अपने तरफ से 3 कैटेगराइज कर रहा हूँ। जैसे एक ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी मोड़ी ज़मीन है या छत पे ज़मीन है, ऐसे लोग हैं तो उनके लिए एक दूसरी स्कीम है। और एक ऐसे लोग भी हैं जो गरीब तो हैं लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं कि वो कहीं बना सकें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारे लोगों के आवास की चिंता की है। जो पहला है वो 30 वर्ग मीटर तक के आवास आप शहरी क्षेत्र में बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यह लंबाई 25 वर्ग मीटर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसको 5 मीटर बड़ा रखा गया है। 30 वर्ग मीटर क्षेत्र में आप इसको बना सकते हैं। अब इसके लिए सरकार आपको क्या देगी, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो मित्रों, आपको गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है, या अनुदान कहिए, सब्सिडी कहिए, सहायता राशि कहिए। 2.5 लाख शहरी क्षेत्रों में आपको संसाधन पैसा उपलब्ध कराया जाता है, आप उससे आवास बना लीजिए। अब भाई ये भी विषय आता है कि जिनके पास आवास नहीं है, मतलब जमीन नहीं है, तो मित्रों ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास बनते हैं उनका ऑनलाइन आवेदन नहीं होता, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में आवास बनते हैं उनके लिए 30 दिसंबर तक की समय सीमा है 2024 की। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है https://pmaymis.gov.in। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ये वेबसाइट है जो हमारे यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है। इस पर जाकर के जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। जो शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए जो आय की सीमा रखी गई है वो 18 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय सलीना है, तो आप उसके पात्र हैं। तो सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट कि भाई आपकी आय 18 से ऊपर तो नहीं है। दूसरा कैटेगरी, आप किस जाति से हैं, अल्पसंख्यक हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी अन्य में हैं,
या अल्पसंख्यक हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दो तो अनिवार्य है। इसके अलावा आईडी, दो प्रकार के पहचान पत्र, पहचान और निवास प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। तो पहचान पत्र में आप जानते ही हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक के पासबुक्स हैं, और भी तमाम प्रकार के जो 18 प्रकार के जो हैं वो, लेकिन आधार, पैन और पासबुक और ये सब तो सबके पास ही है। इसके बाद जो निवास के लिए आपको या तो निवास प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी का हो, या सबसे अच्छा है टेलीफोन का आपके पास हो, या बिजली कनेक्शन हो, तो वो बहुत आसानी से आपको निवास के लिए आप जारी कर सकते हैं। ये हो। दूसरे, आप गरीब हों, ये सारे दस्तावेज लेकर के आप जब उसको ऑनलाइन कराएंगे, तो ऑनलाइन कराते समय वो आपसे जमीन पूछेगा। तो मित्रों, यदि जमीन आपके पास नहीं है, उसमें ऑनलाइन में आपने किया है, तो ऐसे गरीबों के लिए जो शहरी क्षेत्रों में हैं, सरकारी जमीनों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके उनको भी अलॉट की जा रही हैं, की जाती हैं। और एक भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 2.5 लाख रुपए तो चाहते हैं कि हम ले लें, लेकिन थोड़ा हम और भी बढ़िया घर बनाएं। तो बढ़िया घर बनाने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपके लिए बैंकों से कांटेक्ट करके मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फाइनेंस की व्यवस्था भी कर रखी है। आप जा करके उसमें फाइनेंस करा लें, 2.5 लाख रुपए का अनुदान आपको चला जाएगा। और जो आपकी ईएमआई है वो बहुत कम है, मात्र यही, कोई नियर आउट क्लियर तो नहीं है, लेकिन 3 से 4% के नियर अबाउट ब्याज है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यदि आप आवास के लिए फाइनेंस कराते हैं तो इसी के करीब करीब आपको ब्याज देना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल बैंक से आप कर्ज लेंगे तो 10 से ऊपर ही लगता है भैया, 10, 11, 12, 13 चक्रवृद्धि वगैरह जोड़ जाड़ के बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत कम है, और आसानी से आप मकान अपनी बना सकते हैं, अच्छी मकान बना सकते हैं। 2.5 लाख का अनुदान तो ही है, आप उस सहयोग ले लीजिए। इसके लिए भी ऑनलाइन उसी वेबसाइट पे https://pmaymis.government.in पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन के वो शहरी आवास की स्वीकृति नहीं है, उसको मत सोचिएगा। और गरीब होना ये अनिवार्य है। इसकी जांच तमाम एजेंसियों से लोग कराते हैं और कराएंगे भी, और कराना भी चाहिए। अब पात्रता क्या है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी आयु। आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 55 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पहला। दूसरा जो है वो नेचुरली है, गरीब आपको होना ही पड़ेगा। बिना गरीब के भाई, जो आप यदि आपके पास धन संपदा प्रभु ने दी है तो क्या जरूरत है इसकी, आप स्वतः सक्षम हैं, आप बना सकते हैं, तो गरीब होना है। तीसरा, आपके भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मऊ में लाभ लेना चाहते हो, बलिया में आपका मकान हो और आप चालाकी से जो है कि नहीं यहाँ ले लें, जांच पड़ेगी, जांच होगी, कल पकड़े जाएंगे तो रिकवरी हो जाएगी भाई, ये जान लीजिए। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आपका कहीं भी पक्का मकान न हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एकदम ये पात्रता महत्वपूर्ण है। एक इस लाभ को लेने के लिए आपने आवास से संबंधित कोई अनुदान न लिया हो, सरकार से या किसी एजेंसी से अनुदान न लिया हो, यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, और चौथी जो है वो है, पहले आप आवास योजना में सरकारी लाभ न लिए हो, सरकारी लाभ न लिए हो, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है।
मित्रों, इसके साथ साथ ये तो पात्रता हो गई और 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको गैस कनेक्शन फ्री में मिलेगा। इसके बाद शौचालय के लिए यदि आप आवेदन कर देंगे टॉयलेट के लिए, तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में वह भी इंक्लूडेड है। उसका अलग से आपको आवेदन करना पड़ेगा पोर्टल पे। आप आवेदन कर दीजिएगा, उसमें आधार, पासबुक और मोबाइल नंबर ले जाकर किसी जन सेवा केंद्र से आप आवेदन कर देंगे तो आपको शौचालय के लिए भी, यदि आपके पास टॉयलेट नहीं है तो अलग से पैसा उसके लिए भी मिल जाएगा। मित्रों, मोदी जी बहुत सोचते हैं गरीबों के लिए और बहुत सारी दुआएं हैं उनको। तमाम प्रकार के अफवाह उनके बारे में फैलाए जाते हैं, लेकिन मित्रों कभी पलट कर उन्होंने जवाब नहीं दिया और गरीबों के लिए लगातार काम करते रहे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गरीबी की दंश को उन्होंने झेला है। वो हमारी और आपकी मजबूरी को समझते हैं, इसलिए मित्रों वो करते हैं। और यह जो दौर है मोदी जी का, आज नहीं 100 साल बाद भी याद किया जाएगा कि कोई ऐसा लीडर था जो हमेशा अपने देश को आगे रखता था। और देश को आगे रखने के लिए यदि हमारे घर में कोई हमारे देश में कोई झोपड़ी में रहता हो, कोई खुले में शौच करता हो, कोई लकड़ी पे खाना बनाता हो, किसी के पास पीने की पानी की व्यवस्था ना हो, तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मोदी जी ने ये सब स्कीम्स चलाई। कौन सोच सकता है भाई, प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए आपको दवा कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाकर दे रहे हैं, बोलिए। और धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जेन्युइन चीजें हैं। गांव सभा में SLW अभियान चला करके, स्वच्छ भारत अभियान फेज सेकंड चला करके, हर जैसी ग्राम सभाएं हैं वहां पे कूड़ा निस्तारण सेंटर बन रहे हैं। ई-रिक्शा लगाया जा रहा है कि वो कूड़े ढोए जाएंगे। मित्रों, ये सारा कुछ कौन सोचता है? केवल और केवल मोदी जी सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में मैं आपको बता रहा था। आप जल्दी से जल्दी जाइए और नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जा करके जो मैंने वेबसाइट का नाम बताया, उस वेबसाइट पर आप अपना तुरंत आवेदन कराइए और आवेदन करा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो मित्रों आपसे आग्रह है कि जलस सिंह फेसबुक पर फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट दे देंगे। और कमेंट लाइक का भैया कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोगों को थोड़ा मनोबल हम लोगों का बढ़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।